Good evening, everyone. My name is Mayur, and we are back. Newspaper analysis, right? And today is 6th September. Yesterday we celebrated Teachers' Day. Here we are again on our daily routine of analyzing newspaper. Today we have chosen these five important topics. Three of these are from Assam Tribunal. One is from Indian Express, and the one is from the Hindu. We believe that these five articles are extremely important from the perspective of APSC and UPSC mains. And so here, this is a Telegram channel. You can scan this QR code and get access to the PDFs and the documents which we share with students. Uh, as a part of procedure, I'll have to introduce myself. I'm senior faculty and I've appeared in multiple competitive examination, cleared few of them. I've reached the final interview stage in rest of the examinations. Uh, we are starting with UPSC and APSC foundation batch. It is for the working professionals as well as students. You know, as per your requirement, you can choose batch. And for further information, you can connect us or you can call on this particular number. So, without wasting any time, let's quickly jump to the topic directly. First topic is about human-elephant conflict. We often hear in environmental studies man-animal conflict, right? तो ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में डिफरेंट एनिमल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बट टुडे दिस आर्टिकल स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट वन एनिमल एंड दैट इज एलिफेंट ओके ये जीएस 2 में और जीएस 3 में कवर होता है गवर्नेंस में जैसे कि रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एवन एनवायरमेंट इकोलॉजी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक्सेट्रा Uh, ये ओवरऑल the idea क्या है कि the time has come for the state government to rethink its developmental strategy and make a conscious decision to keep biodiversity rich wildlife habitat free from the thought. I mean, the thoughtless, not thought, it's thoughtless and highly intrusive model of development that it is pursuing. ये आर्टिकल के की पॉइंट्स क्या है इट इज टॉकिंग अबाउट HEC ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इन आसाम द इंसिडेंस ऑफ ह्यूमन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हाथी और इंसानों के कॉन्फ्लिक्ट का जो इंसिडेंस है दैट हैज राइज्ड बहुत ज्यादा नंबर में वो बढ़ चुका है ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हैबिटेट लॉस जंगलों का नुकसान होना उनका जो जहाँ पे वो रहते हैं उनका लॉस होना एंड देन फ्रैगमेंटेशन देन जो हम लोगों का जो दीज एलिफेंट्स आर नॉट स्टेशनरी एनिमल्स राइट एलिफेंट जो होते हैं दे आर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर राइट दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग दे आर कैनॉट स्टे इन वन प्लेस फॉर ऑल द टाइम तो उनको एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल करना पड़ता है सो दे हैव सम ट्रेडिशनल एलिफेंट कॉरिडोर जिस कॉरिडोर से वो मूव करते हैं बट हुआ क्या है कि गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशंस हैव प्लेस सोलर फेंसेस सम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड इनक्रोचमेंट जो है ना इसने जो ट्रेडिशनल एलिफेंट कॉरिडोर्स है उनको ब्लॉक कर दिया है इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट पर्टिकुलर एलिफेंट रिजर्व दैट इज देहिंग पतकई एलिफेंट रिजर्व दिस देहिंग पतकई एलिफेंट रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज द Amazon ऑफ द ईस्ट Amazon ऑफ द वेस्ट कहाँ पे है ऑब्वियसली साउथ अमेरिका में लेकिन देहिंग पतकई को Amazon ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है क्यों बिकॉज इट इज ए आसाम का ये अब आखिरी बड़ा वाला रेन फॉरेस्ट स्ट्रेच है मेजर रेन फॉरेस्ट स्ट्रेच आखिरी वाला बचा है इट इज दिस दिहंग पतकई एलिफेंट रिजर्व इज रिच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इसमें एलिफेंट्स है फ्लोरा है फौना है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पशु पक्षी एंड पौधे मिलते हैं यहाँ पे हालांकि ये दिहिंग पतकई जो एलिफेंट रिजर्व है वो पार्शियली कंप्लीटली नहीं पार्शियली अपग्रेड कर दिया है नेशनल पार्क को एंड फिर भी मतलब नेशनल पार्क के इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होने के बावजूद भी येट illegal logging, coal mining,
एंड ऑयल ड्रिलिंग, ये बहुत ज्यादा रैम्पेंट है। और इस सब चक्कर में क्या दिखाई देता है? पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है ना, कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ये दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है और स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये लोग आर अक्यूज्ड ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स। मतलब एक साइड पे आप बोलते हो कि आप प्रिजर्व करना चाहते हो, दूसरे साइड पे आप ये ड्रिलिंग एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन को परमिशन दे देते हो एलिफेंट रिजर्व के अंदर। ऑल्सो जो बायोडाइवर्सिटी रीच एरिया है, इट इज नॉट गिवन ड्यू इकोलॉजिकल प्रायोरिटी। इनफैक्ट देर इज अलार्मिंग फॉरेस्ट कवर ऑफ सिर्फ 13% ही बचा है अभी। तो ये सब चीजों का कॉन्फ्लिक्ट, इस सब चीजों का इम्प्लीकेशन क्या होता है, मतलब इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? फर्स्ट, देयर इज अ परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रिस्टाइन रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। हजारों हजारों साल लग जाते हैं रेन फॉरेस्ट सिस्टम को डेवलप होने में। प्रिस्टाइन, एकदम प्योर रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम को डेवलप होने के लिए हजारों साल लग जाता है। ये इनका परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा हमेशा के लिए। देन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में अगर इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा ना, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ कॉरिडोर। जो कनेक्टिंग पाथवेज है एलिफेंट्स के, अगर उनको डिस्टर्ब कर देंगे तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। और इसका एक लॉन्ग टर्म क्लाइमेट एंड लाइवलीहुड इम्प्लीकेशन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन सिंक खत्म हो जाएंगे, बिकॉज रेन फॉरेस्ट एक्ट्स एज अ कार्बन सिंक, इट्स अ ह्यूज कार्बन सिंक। फिर फ्लड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जो ट्राइबल आदिवासी लोग हैं जो वहां पे रहते हैं जंगलों के ऊपर, जिनका लाइफ डिपेंडेंट है, उनका लाइवलीहुड खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। इस पर गवर्नेंस कंसर्न्स क्या है? एक तो इसमें ये है ना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ड्यूटी है एज अ टू एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ द नेचुरल हेरिटेज। जंगल क्या है? नेचुरल हेरिटेज है ना। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज अंडरमाइनिंग इट्स रोल एज अ कस्टोडियन ऑफ द नेचुरल हेरिटेज। देन टिम्बर माफिया है, इलीगल लॉगिंग चलती है, या और जो मैकेनिज्म है वो काफी वीक इन्फोर्समेंट करता है। सो इसमें से रास्ता क्या है? इज देयर अ वे फॉरवर्ड? यस, वे फॉरवर्ड इज लीगल प्रोटेक्शन जो है ना अभी, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है एलिफेंट कॉरिडोर्स के लिए, ऑल्सो फॉर द रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जो हमारी डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी है, इट हैज टू बी अलाइंड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो कोई भी इलीगल लॉगिंग करता है या फूल माइनिंग करता है, इन सब के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होना बहुत जरूरी है। एंड ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, इट शुड नॉट बी जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बट इट शुड बी कम्युनिटी बेस्ड, है ना। और ये इको टूरिज्म एज एन अल्टरनेटिव को भी प्रमोट करना पड़ेगा। अब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब इस आर्टिकल से, ये दिहिंग पथ के एलिफेंट रिजर्व के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज द ओनली रेन फॉरेस्ट स्ट्रेच इन असम ऑफन कॉल्ड एज अमेजन ऑफ द ईस्ट। It has been entirely declared at the national park. No, it has not been entirely declared. So second statement is wrong. Second, जहां जहां है वो सारा incorrect. So 1 and 3 is correct. All right, let's move a little further. The next article is about air connectivity in the Northeast. Northeast में what this article suggests is, अगर एयर कनेक्टिविटी को अगर इम्प्रूव करना है, सो वी रिक्वायर ए न्यू इमेजिनेशन ऑफ द यूटिलाइजेशन। मतलब जो एग्जिस्टिंग फंक्शनल एयरपोर्ट्स है, सिर्फ उनका नहीं, बट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो अनयूज चल रहा है अभी, उन सब का यूटिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, इज व्हाट दिस आर्टिकल सजेस्ट। अब व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ द एयर कनेक्टिविटी इन द नॉर्थ ईस्ट? तो गवर्नमेंट का, मतलब इस आर्टिकल के की पॉइंट्स देख लेते हैं कि गवर्नमेंट्स पुश एविएशन, नॉर्थ ईस्ट में एविएशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। तो जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, वो हर साल 4 प्री प्री फिजिबिलिटी स्टडीज फॉर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डेवलपमेंट को अलाउ करती है। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? ग्रीनफील्ड मतलब जीरो से, जहां पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब जहां पे कुछ भी नहीं है, जीरो से, फ्रॉम द स्क्रैच कोई भी अगर काम शुरू होता है तो इट इज कॉल्ड ग्रीनफील्ड। अगर लेट्स से कि पहले से कोई इंडस्ट्री है, उसको आप फिर से रिजुनेट कर रहे हो, या पहले से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को अगर आप और बड़े प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करते हो, तो इट इज कॉल्ड ब्राउनफील्ड।
ग्रीनफील्ड का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। तो ऐसे 4 फ्री फिजिबिलिटी स्टडीज फॉर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डेवलपमेंट पर ईयर ये मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन देता है। अब हुआ क्या है ना कि पिछले कुछ सालों में फ्रॉम 2014 टू 2025 पिछले 10 सालों में लगभग एयरपोर्ट का नंबर जो था वो 9 से 16 हो गया है। ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैव इंक्रीज फ्रॉम 9 टू 16। और जो पैसेंजर ट्रैफिक है दैट हैज इंक्रीज, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया, ट्रिपल हो गया। और जो एयरक्राफ्ट मूवमेंट था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। पहले आज से 10 साल पहले जितने एयरक्राफ्ट ट्रैवल करते थे उससे डबल के आज ट्रैवल करते हैं। पहले जितने टूरिस्ट ट्रैवल करते थे उससे ट्रिपल के ट्रैवलर्स है आज। और जो एयरपोर्ट से ऑपरेशनल वो पहले 9 थे, आप 16 हो चुके हैं। अब पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देख लेते हैं। जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है एनईसी, 2007 में उन्होंने दे हैड एम्ड एट 50 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स और एयर स्ट्रिप्स बाय 2012, बट वो एंड विथ 600 फ्लाइट्स पर वीक, लेकिन वो बहुत कम, मतलब इट फेल्ड शॉर्ट। रिसेंटली 54th प्लीनरी सेशन हुआ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, एंड दे एंडोर्स्ड कि ये जो अप्रूवल है, इवैल्यूएशन है न्यू एविएशन प्रोजेक्ट्स का, वो जल्दी जल्दी हुए। ये रेड टेपिज्म में फंस जाता है तो वो ना होते हुए जल्दी जल्दी ये सब खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी अप्रूवल मिले। उन्होंने रूट डिस्पर्सल जो गाइडलाइंस है, ये जो गाइडलाइंस है वो क्या करते हैं ना, दे अलाउ एयरलाइंस टू सिलेक्ट मार्केट्स रूट्स एंड एयरक्राफ्ट टाइप मेकिंग वायबिलिटी लार्जली कमर्शियल। सो कौन सा रूट लेना है, कौन से एयरक्राफ्ट उनको लेकर जाना है, कितने फ्रिक्वेंसी में उनको फ्लाइट चलाना है, ये इसका सब जो डिसीजन है दैट इज टेकन बाय द एयरक्राफ्ट एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट। और ये लार्जली कमर्शियली ड्रिवन होता है। सो करंट चैलेंजेस क्या है? व्हाट आर द करंट चैलेंजेस? करंटली जो नॉर्थ ईस्ट का जितना भी एविएशन इंडस्ट्री है, जितने भी फ्लाइट्स है, दे आर स्क्यूड टुवर्ड्स ओनली गुवाहाटी। मतलब लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोली एयरपोर्ट जो है गुवाहाटी का हमारा, वो उसके तरफ मैक्सिमम ट्रैवल है, क्योंकि वीकर कनेक्टेड टू अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है। कमर्शियल वायबिलिटी डिक्टेट्स न्यू रूट्स। ऑब्वियसली जहाँ पे पैसा होगा वहां पे जो फ्लाइट कंपनीज है, जो एयरप्लेन कंपनीज है, जो एयर फ्लाइट सर्विस प्रोवाइडर्स है, वो अपना रूट कमर्शियल बेसिस पे ही डिसाइड करेंगे। पास्ट में कुछ बॉटलनेक्स थे जो इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत देते थे, एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ सम एयर स्ट्रिप्स है, वो अभी भी चैलेंजेस में है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज वी हैव और द वे फॉरवर्ड? एक, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब्स बनाने की जरूरत है। मीनिंग ये जो एयर कनेक्टिविटी है, इट इज हाई टाइम दैट इंटीग्रेट एयर कनेक्टिविटी विथ कार्गो एंड एग्री हॉर्टिकल्चर कोल्ड चेन्स एंड ट्रेड, ये सब होना अभी जरूरी है। वी नीड टू बूस्ट टूरिज्म। हाई एंड टूरिस्ट आर डिटर्ड, मतलब जो पैसे वाले, जो बहुत पैसे वाले जो टूरिस्ट होते हैं, वो लॉन्ग रोड ट्रिप्स या ट्रेन जर्नी से थोड़ा डर के रहते हैं, एंड दे बेटर प्रेफर फ्लाइट कनेक्टिविटी, राइट? तो अगर ऐसा हो जाता है तो इससे कनेक्टिव टूरिज्म को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। देन वे फॉरवर्ड या अपॉर्चुनिटी में हमको हेलीकॉप्टर सर्विसेज को भी देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल टूरिज्म के लिए, हेल्थ केयर के लिए, इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का बहुत फायदा होगा। दैट इज ऑल्सो बी पार्ट ऑफ एविएशन डेवलपमेंट। नाउ देयर इज अ नीड टू री इमेजिन एयर कनेक्टिविटी beyond airports, like for example in state capitals leveraging peri-urban and underutilized airstrips। सिर्फ urban centers पे फोकस करके नहीं चलेगा। Here is MCQ. I'll give you 10 seconds to quickly go through क्योंकि इतना ही आपको टाइम मिलता है। With reference to air connectivity in Northeast, consider the following. The number of operational airports in the region has increased from 9 to 16. Correct. तो statement 1 is correct, तो option C eliminate हो गया क्योंकि उसमें 1 नहीं है। Airport in Guwahati handles the majority of the air traffic in the region. Correct. Statement 2 is correct. Statement 2 B में नहीं है तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बचा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। इसमें तो 3 कॉमन है, तो हम 3 मतलब करेक्ट ही है, तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अंडर द रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस द गवर्नमेंट डिसाइड्स विच रूट्स आर कमर्शियली वायबल। नो नो नो, गवर्नमेंट डज नॉट डिसाइड, प्राइवेट कंपनीज डिसाइड, है ना? तो आंसर इज 1 2 एंड 3। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी।
ये आर्टिकल का इसेंस क्या है कि ये दिस सेज कि एज द ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट्स, वर्ल्ड ऑर्डर जो मूव कर रहा है, इट इज लेविटेटिंग अवे फ्रॉम द वेस्ट सेंट्रिसिज्म और अमेरिका सेंट्रिसिज्म. अब इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू वॉक द टाइट रोप, ट्रेडिंग टू डेलिकेट पाथ बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड रशिया. इन तीनों के बीच में से डेलिकेटली पाथ चूज करके उसके ऊपर वॉक करना है. अब इसका मीनिंग क्या है एंड इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है? एक तो बात ऐसा है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है अबिलिटी टू मेक सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनीवन आउटसाइड. हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए जो जरूरी है, वैसा फॉरेन पॉलिसी बनाना एंड डिफेंस के डिसीजन लेना. एंड ये जो डिसीजन होंगे दे शुड बी फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रेशर. दिस इज व्हाट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मीन्स. इट इज नॉट आइसोलेशनलिज्म और न्यूट्रलिटी. मतलब हर किसी से दूर रहना या न्यूट्रलिटी का मतलब स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है. बट इट व्हाट इट डज इम्प्लाई, इट इम्प्लाइज फ्लेक्सिबिलिटी, it implies independence, and it implies multi engagement. इसके हिस्टोरिकल रूट्स कहाँ पे? इसके हिस्टोरिकल रूट्स आर इन कॉलोनियल सब्जुगेशन. फिर नेहरू जी का जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी था वो उसमें था, एंड करंट जो मल्टी अलाइनमेंट है इसके ऊपर था. इसके रिलेटेड हमारे हिस्टोरिकल रूट्स हैं. तो हम लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एक्चुअल में एक्शन में कैसे लगती है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ. एक तो डीपनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस टाइज है, और ज्यादा स्ट्रांग हुआ है. देन वी हैव क्वाड. क्वाड इज फॉर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग. देन वी आल्सो हैव I2U2, है ना. फिर हमारा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी है. ये सब हमारे पॉजिटिव्स है, हम सब हमारे पॉइंट्स है जहाँ पे वी कनेक्ट विथ ईच अदर, वी कोऑपरेट विथ ईच अदर. बट फिर भी वी हैव फ्रिक्शन. ये ट्रेड के ऊपर है, रशिया के साथ इंडिया के टाइज जो है उसके ऊपर से फ्रिक्शन है. एंड ये हमारा प्रेशर ऐड कर देता है, जो हमारा अलाइनमेंट है बाकी के वेस्ट कंट्रीज के साथ में, उसके वजह से इसके ऊपर प्रेशर, अलाइनमेंट के ऊपर प्रेशर आ जाता है. अबाउट चाइना, गलवान 2020 के जो बॉर्डर क्लैशेस रहे, उसने तो काफी चाइना के साथ वाला रिलेशन जो था उसको रीशेप कर दिया. तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? वी आर एंगेज्ड इन दी कॉशियस एंगेजमेंट along with deterrence. India has simultaneously participated in BRICS and Shanghai Cooperation Organization. ये थोड़ा सा it represent balancing act from the India's side. With Russia, इसके बारे में तो बात ही क्या करें. रशिया के साथ हमारा हिस्टोरिक डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक टाइज रहे हैं, डिफेंस टाइज रहे, एनर्जी टाइज रहे इसके साथ में हमारे, रशिया के साथ में. Irrespective of the Western sanction, we have continued to have those relations. बट हम लोग मतलब वो वी हैव बीन रिसीविंग द क्रिटिसिज्म फ्रॉम द वेस्ट. लेकिन इंडिया हैज लर्न द आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजिंग सोवरेनिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी. Also, India has taken over the leadership of the global south. India is working as the leader of the global south, right? It is working as the voice of the global south, and it came out during the G20 presidency of 2023. जो इंडिया की डिप्लोमेसी है ना, दैट इज डिस्क्राइब्ड as non-West diplomacy, but not anti-West. Yes, it is non-West, but it is not anti-West diplomacy. India has reached that stage जहाँ पे we are not even, हम लोगों का कोई भी आइडिया वेस्ट के हिसाब से नहीं है, बट इट इज ऑल्सो नॉन-वेस्ट डिप्लोमेसी. इट इज नॉन-वेस्ट डिप्लोमेसी. So moving further, let's move.
Like I said, this is described as non-West, but not anti-West. तो हमारी जो लीडरशिप है that focuses on pluralism, it focuses on sovereignty, and it acts as an agency for smaller powers. Currently, what are the challenges to the strategic autonomy? First, interdependence of the global economy, मतलब एक दूसरे के ऊपर है. Tech ecosystem, जिसमें there are few dominant players, but otherwise we are good to go. मतलब जो टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम है इसमें बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी है होती है. ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सेकंड चैलेंज क्या है कि मॉडर्नाइजेशन जो है डिफेंस का, इसके लिए जरूरी होता है पार्टनरशिप. वी माइट नीड some inputs from Israel, we might need some inputs from France, we might need some input from USA, and we might need inputs at the same time from Russia, right? तो हमको ये डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करना बहुत जरूरी है. ऑल्सो क्लाइमेट डिप्लोमेसी या एनर्जी ट्रांजिशन जो है, दैट डिमांड्स द कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स्ट कंट्रीज, दैट डिमांड्स दैट डिमांड्स cooperation amongst countries. But there are some domestic vulnerabilities. For example, we have political polarization, we have economic dependence, we have technological gaps. This article also talks about expanding the domains of autonomy. मतलब हमारा जो ऑटोनॉमी है वो सिर्फ डिफेंस एंड डिप्लोमेसी के आसपास ही है. तो आर्टिकल सेज दैट देयर इज द रिक्वायरमेंट टू एक्सपांड दिस डोमेन ऑफ ऑटोनॉमी beyond defense and diplomacy. It includes now data sovereignty, it includes digital infrastructure, it includes artificial intelligence warfare, it includes space competition, it includes supply chain resilience. तो indigenous capacity building and securing critical mineral, ये सब बहुत ज्यादा crucial हो चुका है. What is the way forward? Way forward is strategic autonomy is not equal to isolation. Strategic economy is not equal to isolation. We cannot remain isolated anymore under the name of strategic autonomy. But what is strategic autonomy is resilience and adaptability. So, in way forward, India must invest in economic and technological strength. India must diversify its partnership, and India must maintain diplomatic clarity while avoiding bloc politics. Here is one MCQ. I'll give you 30 seconds to read and try and solve it. Mention your answers in the comment section. We'll answer these questions. All right. India's foreign policy. Consider the following statements about strategic autonomy. It implies isolationism and neutrality as in global politics. No, statement one is wrong. So one is gone, one is wrong. The answer is B. With elimination, you can, without reading the options, you can come to the answers. Here is interesting news from the Hindu. It talks about environmental audit rules 2025. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has come up with environmental audit rules. जैसे कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होता है या उनके जैसे ऑडिट होता है, वैसे ही गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑन दोज लाइंस टू ब्रिंग अबाउट द एनवायरमेंटल ऑडिटर्स. क्या है, व्हाट इज द कंटेक्स्ट एंड व्हाट इज द नीड ऑफ दिस? तो जो ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, रीजनल ऑफिसर्स एंड जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है, ये ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क है. इनमें मेजर कंस्ट्रेंट क्या आता है? शॉर्टेजेस ऑफ मैन पावर, शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शॉर्टेज ऑफ टेक्निकल कैपेसिटी. तो इसका आउटपुट क्या होता है कि मॉनिटरिंग वीक हो जाती है. अ, किस चीज का? कंप्लायंस का. क्योंकि देर आर लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, सबके ऊपर आप मॉनिटरिंग कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इट बिकम्स वीक. तो ये जो एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025 जिनको नोटिफाई किया गया है, उसके प्रोविजंस क्या है? फर्स्ट, प्राइवेट एक्रेडिटेशन, मतलब
जो प्राइवेट एजेंसीज है, दे कैन नाउ बिकम लाइसेंस्ड एनवायरमेंटल ऑडिटर्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट के जैसे ऑडिटर्स होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, बाहर से आके कंपनी को ऑडिट करते हैं और उसके अकाउंटेबिलिटी को असेस करते हैं, वैसे ही एनवायरमेंटल ऑडिटर्स का लाइसेंस प्राइवेट एजेंसीज ले सकते हैं। इनका फंक्शन क्या होगा? इनका फंक्शन होगा टू असेस द कंप्लायंस ऑफ प्रोजेक्ट्स विथ एनवायरमेंटल लॉज, पोल्यूशन एंड लुक एट द बेस्ट प्रैक्टिसेस। व्हाट इज द स्कोप? स्कोप ये है कि ये पोलिसिंग जो चलती है ना, एनवायरमेंटल पोलिसिंग, उसके बियॉन्ड जाकर इट विल लीड टू द कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। एक अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी का मैकेनिज्म एस्टेब्लिश हो जाएगा। एग्जाम्पल मतलब कार्बन एमिशन का हो, वेस्ट का हो, वाटर मैनेजमेंट का हो। इंटीग्रेशन विथ ग्रीन क्रेडिट रूल्स। ये जो एनवायरमेंटल ऑडिटिंग होगा, इट विल बी लिंक्ड टू द ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म। मतलब क्या? इट, आई मीन व्हाट विल इट डू? इट विल अलाउ ट्रेडेबल क्रेडिट्स फॉर एफॉरेस्टेशन, वाटर कंजर्वेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म क्या होता है? ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म वो है जिसके थ्रू कम ऑर्गेनाइजेशन का कितना लेस कार्बन फुटप्रिंट है, कितना एनवायरमेंटल फ्रेंडली, उतना आपको क्रेडिट मिलता है और वो क्रेडिट को आप ओपन मार्केट में यूटिलाइज कर सकते हो। This facility expands the coverage beyond just industries, meaning all companies, not particular industry, but all companies must account for direct and indirect carbon emission. It's a huge step. It does not restrict to any one individual particular industry. It encompasses all the companies. Significance क्या है? It bridges the manpower and infrastructure gap enforcement में. It professionalizes the environmental monitoring with specialized skills, and it's actually strengthens India's commitment to climate action and sustainable development. अब इसमें cautions, मतलब अगर इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो तो देर मस्ट बी सम कंसर्न, कुछ कॉशंस तो लेने पड़ेंगे। अब इसमें कंसर्न एंड कॉशंस क्या है? एक, अकाउंटेबिलिटी को आप आउटसोर्स कर रहे हो टू किसको? प्राइवेट ऑडिटर्स को। एंड इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट नहीं, इनके ऊपर नजर रखने वाला कोई नहीं है ना। फिर जो लोकल लेवल के वायलेशंस होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो पंचायत लेवल पे, ये फिर भी स्क्रूटिनी के भाग जाएंगे। मतलब ये दे कैन एस्केप द स्क्रूटिनी इफ द कैपेसिटी उतनी अगर बिल्ड नहीं की। ग्रास रूट लेवल का जो एस्केप है, उसको अगर आपको रोकना है तो यू हैव टू बिल्ड कैपेसिटी अप टू दैट एक्सट्रीम लेवल। ऑल्सो अगर ये ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो देयर इज द डेंजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ऑडिटर्स वर्किंग फॉर इंडस्ट्रीज मस्ट मेंटेन इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रिटी। ये तो मुश्किल है ना, करप्शन का स्कोप भी बढ़ जाएगा ऐसे। बट ये स्टेप इज वेरी वेरी एडवांस स्टेप। इससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के मेजर्स में बहुत ज्यादा फायदा होगा, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होगी। तो yes, there are certain concerns, but फिर भी we need to look for the way forward. What could be the way forward? First and foremost, रेगुलेटरी ओवरसाइट को इंश्योर करना जरूरी है। दैट मीन्स इंश्योर द स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी ओवरसाइट ओवर द प्राइवेट ऑडिटर्स। ऐसा नहीं कि प्राइवेट ऑडिटर्स को खुला छोड़ दिए। देन विल हैव टू बिल्ड द कैपेसिटी एट ग्रास रूट लेवल, फिर वो डिस्ट्रिक्ट हो या पंचायत स्टाफ हो। हमको ऑडिट्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंसी। विल हैव टू बैलेंस द फ्यूचर ओरिएंटेड कार्बन अकाउंटिंग विथ कोर कंप्लायंस एनफोर्समेंट। ये क्वेश्चन है जिसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। About environment audit rules of 2025. Take 30 seconds and solve this question. बहुत simple question है. They allow private agencies to be accredited as environmental auditors similar to the licensing of chartered accountants. Yes, one is correct, one किसमें नहीं है, ये गया ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. Environmental audits under these rules can be used for compliance with green credit rules. Yes, तो two इसमें नहीं है. So now option A and D are left.
Only large scale industries are mandated. No, 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 no. All companies are mandated. So option three is gone. So answer is A. So this is our last article. It is about Punjab floods. Punjab has been experiencing severe floods. So this article tries to evaluate, understand, analyze what are the causes of Punjab floods. Let's take a look at the key insights. Let's understand what are the geographical causes and what is natural propensity for floods. This Punjab is traversed by three perennial rivers. एक तो है रावी, एक है बियास, एक है सतलज. ये तीन perennial rivers के अलावा there are few seasonal rivers like घग्गर है and उसके कुछ local tributaries भी. ये पंजाब जो है ये highly fertile है and it is also central to the India's food bowl because सिर्फ पंजाब से हमारा पूरे इंडिया का 20% wheat और 12% राइस आता है. और यही रिवर है विच मेक पंजाब नेचुरली प्रोन टू फ्लड्स. क्यों? बिकॉज ऑफ द सिल्टेशन जो नीचे जमा हो जाता है ना मिट्टी, वो सिल्टेशन बिकॉज ऑफ द मॉनसून स्वेलिंग, मॉनसून में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. एंड जो एम्बार्कमेंट लगाया हुआ है, रिवर का पानी स्प्रेड ना हो इसके लिए जो एम्बार्कमेंट लगाया हुआ है उस वो कई बार फेल हो जाता है. आप अगर देखेंगे तो रावी फॉर्म्स द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द पंजाब. देन वी हैव बियास रिवर जो सिर्फ इंडिया में ट्रैवल करती है. एंड देन वी हैव सतलज रिवर, बियास जिसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है ना. तो ये तीन रिवर है जो पेरिनियल बहती है. मॉनसून में ये बहुत ज्यादा बारिश, मॉनसून स्वेलिंग की वजह से बहुत ज्यादा पानी बढ़ जाता है एंड फ्लड में कन्वर्ट हो जाता है. अब जो रिसेंट फ्लड जो हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या है 2025 का? जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ऑल 23 डिस्ट्रिक्ट्स सारों को फ्लड हिट डिक्लेयर कर दिया है. रफली 1900 1900 विलेजेस पर इम्पैक्ट हुआ है. लगभग 4 लाख लोगों के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है और लगभग 12 लाख हेक्टेयर्स का फार्मलैंड जो है, खेती जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई. और इस फ्लड के फैक्टर्स क्या थे जिन्होंने ट्रिगर किया या फिर जिन्होंने बढ़ाया? एक तो था एक्सेस रेनफॉल, है ना. ऊपर जो हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर का जो कैचमेंट एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ. रवि रावी नदी जो है वो दैट ब्रीच द लिमिट्स. कब? व्हेन माधोपुर बराज के जो गेट्स है दोज वर डिस्ट्रॉयड ऑन August 26. उसके बाद में तो पानी बढ़ता ही गया. इससे गुरदासपुर, अमृतसर, पठानकोट इन सारी जगहों पे फ्लड आ गया. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव इन पंजाब डैम्स मैनेजमेंट इश्यूज. ये जो BBMB है ना, मतलब भाखड़ा बियास मैनेजमेंट बोर्ड, इट वाज फोर्स्ड टू रिलीज द एक्सेस वाटर ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड इनफ्लोज. और इसके वजह से क्या हुआ? ऊपर से पानी अगर छोड़ दिया तो जो डाउन स्ट्रीम्स है वहां पे तो फ्लडिंग होना लाजमी है, वहां पे तो ऑब्वियसली फ्लड्स आएंगे. देन वी हैव स्ट्रक्चरल एम्बार्कमेंट्स. देन वी हैव दूसी बंड्स. ये जो सिविल इंजीनियरिंग वाले जो एम्बार्कमेंट्स बनाए गए, जो बांध बनाए गए हैं, ये अपने कैपेसिटी से ज्यादा लोड था इनके ऊपर और इसकी वजह से वो एक तो ओवरवेल्म्ड हो गए, ज्यादा कैपेसिटी आ गया या फिर वो खुद वीक थे ऑलरेडी. तो दैट इज वाई इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स का. अब ये जो स्ट्रक्चरल एम्बार्कमेंट थे या जो डैम थे, जो भी बंद बांध बनाए गए थे, वो क्यों वीक हो गए थे? दे हैड गॉटन वीक, दे वर वीकन्ड पार्टली बिकॉज ऑफ द इलीगल माइनिंग जो वहां पे बहुत चलता है एंड रेंडरिंग नेचुरल डिफेंसेस इनफेक्टिव. मतलब जो आपका पेड़ पौधे है जो साइड में है, जो नेचुरली डिफेंड करते हैं हेवी फ्लड्स में, वो वीक हो गए. अगर इलीगल माइनिंग करोगे, नीचे से मिट्टी हटा हटा दोगे तो जो नेचुरल फोर्सेस है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो वीक हो जाता है. देर आर ऑल्सो गवर्नेंस एंड प्रिपेयर्डनेस गैप. एक तो पुअर एडवांस प्लानिंग है.
एंड रिस्क मिटिगेशन है, राइट? या फिर बोर्ड शॉर्टेजेस है, या फिर जो मिस एलोकेशन है ऑफ रिसोर्सेस एंड फुट ऑप्स जो है, दैट हैज हैम्पर्ड द रिलीफ वर्क. Then we also have the political accountability issues. So what is the way forward? What do we need? We need long-term lessons and measures. उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है. We need integrated river basin management. River basin management को एक integrated platform पे लेकर आना जरूरी है. Everything needs to be on one platform. We need to have improved dam operations protocols, and we need to strengthen the embankments. We have to enhance the early warning system. We'll have to have public awareness, and we'll have to make resource allocation uh, equitably. The emphasis of preparedness should be on climate resilience. It should be on community level planning, and structural safety audits. So here is last one MCQ. I'll give it to you. Take 30 seconds and answer this question. Write your answers in comment section, and we'll give answers in tomorrow's lecture. Thank you for joining us. Have a good day. All the best.